नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आप देख रहे हैं हमार छत्तीसगढ़। रायपुर से बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत, जहां आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और ऐसे में इस सत्र के दौरान 4 बैठकें होंगी। अनुपूरक बजट सहित कुछ संशोधनों को लेकर यहां पर सरकार पेश कर सकती है और विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में और सत्र के पहले दिन दिवंगतों को दी जाएगी श्रद्धांजलि और विद्या रतन भसीन को यहां श्रद्धांजलि दी जाएगी। दरअसल विधानसभा का ये अंतिम सत्र होगा। मौजूदा विधानसभा जो कि भंग होगी और कुछ ही महीने चुनाव में भी रह गए हैं, ऐसे में अनुपूरक बजट के लिए ये लगभग 4 दिवसीय जो सत्र बुलाया गया है आखिरी सत्र होगा और यहां आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा में सभी चुने हुए विधायक जुटेंगे चर्चा के लिए और अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा इस दौरान। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा पहुंचेंगे और आज से छत्तीसगढ़ के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। 4 दिन करीब ये सत्र चलेगा और ऐसे में 4 बैठकों के दौरान क्या कुछ विषय होंगे उसके बारे में भी आपको बताएंगे। दरअसल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक भी होनी है और आज सत्र जल्दी स्थगित हो जाएगा। समय कम लगेगा सत्र का, जो कि दिवंगतों को श्रद्धांजलि दिए जाने के लिए बुलाया जाता है। और आज बीजेपी विधायक दल की भी बैठक होनी है। 12 बजे से बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए बीजेपी के विधायक दल के सभी विधायक जुटेंगे। 12 बजे से बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर रणनीति बनेगी। मानसून सत्र में सरकार को घेरने पर मंथन होगा। और कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है और आज सत्र की शुरुआत से पहले यहां पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उनके कुछ मंत्रिमंडल के सहयोगी और अन्य विधायक यहां पर विधानसभा में अंदर जाते हुए, ये आज की तस्वीरें अब से कुछ ही देर पहले की हम आपको दिखा रहे हैं, जब मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उनकी कैबिनेट के कुछ सदस्य वहां नजर आए। तस्वीरें इस वक्त हम आपको जो दिखा रहे हैं दरअसल ये विधानसभा की तस्वीरें हैं और इस बार जो विधानसभा का सत्र है वो 4 दिन का रहेगा। हालांकि आज के सत्र की यदि बात करें तो आज का जो सत्र है वो दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के बाद समाप्त हो जाएगा, उसे स्थगित कर दिया जाएगा और एक बार फिर कल सत्र अपने यथावत तय समय पर शुरू होगा। और यहाँ विधानसभा में जाते हुए तस्वीरें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सरकार की कैबिनेट के कुछ सहयोगी और अन्य वकील आपने देखा और आपको बता दें उससे कुछ देर पहले का ही वो वीडियो भी आपने देखा जहां उनका काफिला पहुंचा विधानसभा। और रायपुर से बड़ी खबर, विधानसभा में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की तैयारी। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बयान, सरकार की विफलता को लेकर सदन में घेरेंगे। विधानसभा में सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष है और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बड़ा बयान दिया। उनका यह कहना कि सरकार की विफलता को लेकर सदन में घेरेंगे सरकार को और इस पूरे मामले पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सदन में घोटाले का मुद्दा उठाने का भी उन्होंने जिक्र किया। और भारतीय जनता पार्टी और पूरे विपक्ष की भूपेश सरकार को, कांग्रेस सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है। हम इस छत्तीसगढ़ सरकार के असफलता को, विफलता को, इसकी नाकामी को, इसके जन विरोधी काम को और सबसे बड़ी बात बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, आकंठ भ्रष्टाचार में यह सरकार डूबी हुई है। जितने भी भ्रष्टाचार हैं इस सरकार के, उसको हम अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सदन में तथ्यों के साथ और तर्कों के साथ
उठाएंगे और इस भूपेश सरकार के असली चेहरे को बेनकाब करेंगे। तो नेता प्रतिपक्ष की तरफ से ये जो प्रतिक्रिया दी गई है पूरी तरह से स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, क्योंकि जो अभी इस वक्त समय चल रहा है, ये दरअसल चुनाव का सीजन है। चुनाव अब से कुछ ही महीनों में होने हैं और ऐसे में विधानसभा का जो मानसून सत्र लगाया गया है, ये दरअसल इस सरकार के कार्यकाल का आखिरी ये सत्र हो सकता है। और इसके बाद यदि कोई विशेष सत्र नहीं बुलाया जाता तो ऐसी परिस्थिति में ये आखिरी सत्र माना जाएगा। और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष जो कि सरकार के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाते हुए अविश्वास प्रस्ताव ला करके सरकार को घेर करके कुछ विषयों पर विपक्ष की मंशा को जाहिर करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अभी आज क्या ताजा अपडेट है, विधानसभा में सभी पहुंच गए हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ममता, सभी सदस्य पहुंच गए विधानसभा में? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहाँ पर पहुंचे हैं और सभी सदस्य पहुंचे। अभी कार्य मंत्रणा समिति की जो बैठक है वो शुरू हो गई है और इसके बाद में सत्र शुरू होगा। उसके दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। परंपरा तो यही है कि दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के बाद में जो है वो सत्र स्थगित कर दिया जाता है। हालांकि देखना ये होगा क्योंकि 4 दिनों का ही सत्र है और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है, जिस तरह से जो है कांग्रेस के विधायक कह रहे थे कि हो सकता है जो है वो सत्र चलाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि 12 बजे जो है वो बीजेपी विधायक दल की बैठक भी है, तो ये अमूमन माना ही जा रहा है कि आज का जो सत्र है वो जल्दी स्थगित हो जाएगा श्रद्धांजलि के बाद में। और जो अनुपूरक बजट पर बात तो होगी ही और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो चूंकि जो है वो इस समय का आखिरी सत्र है, तो ऐसे में दोनों ही कोशिश पार्टियां जो है चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही कोशिश ये करेंगी कि कौन जो है वो मजबूती से ज्यादा मजबूत अपने आप को दिखा पाए, क्योंकि सबकी नजर जो है विधानसभा सत्र पर होती है। जो अनियमित कर्मचारी नारायण चंदेल कह रहे हैं ममता कि अविश्वास प्रस्ताव लाकर इस भूपेश सरकार की नाकामियों को जनता के सामने लेकर आएंगे। बिल्कुल, इसको लेकर उन्होंने नोटिस दे दिया है और कार्यसूची में भी आ गया है। तो अविश्वास प्रस्ताव जो है वो बीजेपी पेश करेगी और उसी को लेकर आज 12 बजे जो है एकात्म परिसर में बैठक रखी गई है और बैठक में रणनीति बनाई जाएगी अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। दूसरी बात अगर हम बात करें तो किस तरीके से जो है वो सरकार को घेरना है और विपक्ष जो है वो कोशिश करेगा कि ज्यादा मजबूती से जो है अपनी बात रख सके, क्योंकि सबकी नजर टिकी हुई खासतौर पे अनियमित कर्मचारियों के मसले पर जोरदार हंगामा हो सकता है, शराबबंदी वाले मामले पर जोरदार हंगामा हो सकता है, अविश्वास प्रस्ताव जो है वो भी प्रस्तुत किया जाएगा। तो बहरहाल जो है इस मानसून सत्र में अगर हम बात करें तो कल से हंगामेदार होने के इसके आसार हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि 4 बैठकों की बात कही गई है, लेकिन शायद 4 बैठकें भी न चले, तो ये एक आशंका ये भी व्यक्त की जा रही है। बहुत शुक्रिया ममता आपका इस जानकारी के लिए। और रायपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि भवानी नगर में एक शख्स के अपहरण की कोशिश की गई। उस युवक के साथ मारपीट के बाद बदमाश वहां से भाग निकले। लोगों के पहुंचने के बाद बाइक छोड़कर बदमाश वहां से भागे। दरअसल भवानी नगर में एक शख्स के अपहरण की कोशिश किए जाने का मामला सामने आया और ये देखिए तस्वीरें आपको जो दिखा रहे हैं, ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं जहां पर मारपीट की गई उस शख्स के साथ जिसका अपहरण करने का प्रयास बलात् तरीके से किया गया था। भवानी नगर में एक शख्स के अपहरण की कोशिश का ये वीडियो सामने आया जहां बेदम पिटाई उस शख्स की गई और आसपास के लोगों ने ये सब होता देख मौके पर दौड़े और वहां लोगों को आता देख जो आरोपी थे वो भाग खड़े हुए। हालांकि इस पूरे मामले में कार्रवाई क्या कुछ चल रही है इस पर और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि भवानी नगर में एक शख्स के अपहरण की कोशिश का मामला सामने आया था जहां उसके साथ मारपीट करने वाले आरोपी उस वक्त वहां खड़े हुए जब आसपास के लोग दौड़े उस तरफ उसे बचाने के लिए। और युगल तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। युगल, अभी क्या डिटेल्स मिल पाई हैं? कौन थे ये अपहरण की कोशिश करने वाले आरोपी और क्यों इतनी बुरी तरह से बेरहमी से मारपीट की गई? देखिए आशीष, जिस तरह से लात घूसों से मारा जा रहा है युवक को, आदि नामक युवक है, उसे जमकर पीटा गया और सड़क से ही उसे बाइक में उठाकर ले जाने का प्रयास है। वो 4 लोग हैं, वो लगातार कर रहे थे। चीख पुकार सुन करके आसपास के जो लोग थे
वो जब वहाँ पर दौड़े तो जो आरोपी थे, जो 4 युवक थे, वहाँ पर अपनी बाइक छोड़कर भागे हैं। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। युवक को काफ़ी सिर पर गंभीर चोटें आई हैं, जिसका उपचार कराया जा रहा है और पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात है, जांच है, वो कर रही है। ये पूरा घटनाक्रम है सरस्वती नगर के थाना क्षेत्र के भवानी नगर का बताया जा रहा है और जिस तरह से तस्वीर आई है बिल्कुल ये हैरान करता है कि आखिर जो युवकों का, बदमाशों का हौसला इतना बुलंद है कि आप देख सकते हैं कि सरेराह किसी को रोका जाता है, अपहरण की कोशिश की जाती है और उस पर ताबड़तोड़ हमला भी किया जाता है। ये हैरान करने वाली तस्वीर जरूर है, लेकिन पुलिस है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। देर सवेर आरोपियों की गिरफ्तारी निश्चित तौर पर हो जाएगी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज हैं और साथ ही साथ जहां पर ये घटना हुआ है उसका भी कुछ लोगों ने वीडियो भी बनाए हैं। तो ये कहा जा सकता है प्रत्यक्षदर्शी भी हैं, तमाम सबूत भी है। देखना ही होगा कि अपहरण का प्रयास क्यों किया गया था। पुलिस की तरफ से क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन में तथ्य सामने आते हैं, आपसे जानने के लिए फिर लौटेंगे युगल आपके पास। और इस बीच अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर और बता दें, बिलासपुर से सामने आई, जहां आयकर विभाग की छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। आईटी की टीम छापेमारी के लिए पहुंची है और ये छापा सत्या पावर के ठिकानों पर आईटी की टीम का जारी है। दरअसल इस छापेमारी के चलते यहां अन्य व्यापारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि एक साथ कार्यालय, आवास और फैक्ट्री पर छापेमारी की गई। हंसा विहार स्थित सत्या पावर में छापेमार कार्रवाई आईटी की टीम की, जो कि इनकम टैक्स में कुछ गड़बड़ी की आशंका के चलते शुरू की गई हो सकती है। हालांकि इस पर डिटेल्स अब तक आगे पुख्ता रूप से पहुंचाएं। और जगदलपुर से बड़ी खबर, घर वापसी का सिलसिला जारी है। अपने मूल धर्म में लौटे 10 आदिवासी कुछ साल पहले अन्यत्र धर्म में चले गए थे। देवी देवताओं की पूजा कर उन्होंने कसम उठाई और अपने मूल धर्म में लौटे 10 और आदिवासी। लोहंडीगुड़ा ब्लॉक से ये एक और मामला सामने आया। इससे पहले 7 और उससे पहले कुछ 28 लोगों ने अपने मूल धर्म में, अपनी मूल संस्कृति में देवी देवताओं की पूजा कर उसकी वापसी की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई थी और ग्राम प्रमुख ने सभी का लोहंडीगुड़ा ब्लॉक में स्वागत किया। और श्रीनिवास नायडू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। श्रीनिवास, यहाँ सिलसिला लगातार जारी है और क्या आगे भी इस तरह से लोगों को अपने मूल संस्कृति और मूल धर्म में वापस लौटाया जाएगा या किसी विशेष दिन ये किया जाता है, इसके बारे में क्या डिटेल मिल पा रही है? जी बिल्कुल आशीष, बस्तर में इन दिनों जो लगातार जो आदिवासी है अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में चले गए थे, अब वो लगातार मूल धर्म में लौट रहे हैं, अपनी रीति संस्कृति को अपनाते हुए अपने ग्राम देवी की पूजा कर रहे हैं। इसी कड़ी में जो 10 ग्रामीण है लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के, वे कुछ वर्ष पहले दूसरे धर्म में चले गए थे, लेकिन वे अब अपने मूल धर्म में लौटे हैं। ग्राम प्रमुखों ने उनका बाकायदा स्वागत सत्कार किया है, ग्राम सभा बैठक की गई है और इस मामले को लेकर अब ग्रामीण ने संकल्प लिया है कि अब अपने संस्कृति को बचाने के लिए एकजुट होंगे। बात करें तो कुछ समय से पहले जो लगातार जो ग्रामीण अपने मूल धर्म में लौट रहे, उनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और बस्तर जिले के तोकापाल, दरभा, बास्तानार ऐसे 2-3 ब्लॉक जो प्रमुख है, जहां पर जो आदिवासी है जो अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में अपना लिए थे, अब ये धीरे धीरे अपने धर्म को अपना रहे हैं, अपनी संस्कृति को शामिल कर रहे हैं, अपने ग्राम देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। लगातार हो रहे जो आदिवासी जो अपने धर्मांतरित हो चुके, लगातार अपने मूल धर्म लौटने से आदिवासियों में भी एक खुशी का माहौल बना हुआ है कि संस्कृति है वो उसको बचाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और करेंगे चिरमेरी का, जहां घाट पर हेल्थ सिस्टम नजर आया। चूंकि हेल्थ सिस्टम की जो लापरवाही है या कमी कहें, उसके बाद जो ये तस्वीर सामने आई, वाकई ये चौंका देने वाली और परेशान कर देने वाली, हैरान कर देने वाली ये तस्वीर है, जहां खड़गवां के कटकोना इलाके में किसी जहरीले जीव की काट लेने के बाद एक महिला की हालत काफी बिगड़ गई। गांव से शहर ले जाने का रास्ता भी ठीक नहीं था, लिहाजा कोई वाहन नहीं पहुंचा। ऐसे में पंडो जनजाति के लोगों ने घाट पर ही उसे 2 किलोमीटर तक ले जाया। सुजीत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुजीत, क्या स्थिति है महिला की? प्रशासन ने ये देखी तस्वीर? जी देखिए, जो पूरा मामला जो है कटकोना का है, खड़गवां इलाके का कटकोना गांव का है, जहां पे
गांव से और मुख्य सड़क तक जो है कोई सड़क नहीं बनी है मुख्य मार्ग तक, और वहाँ 2 किलोमीटर जो है ग्रामीण जो है पंडो जनजाति के घाट पर ले जाते रहे 2 किलोमीटर, उसके बाद जो है मुख्य मार्ग पर पहुंचे जहां उसको जिला अस्पताल ले जाया गया। महिला की स्थिति अभी फिलहाल सामान्य है और इलाज जीव जंतु जो जहरीले होते हैं और आमतौर पर बरसात के समय में इस तरह की घटना सामने आई जाती है, लेकिन और इसी वजह से प्रशासन को इस ओर ध्यान देना होगा। और बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते हैं आगे, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। भिलाई से बड़ी खबर आ रही है। आईआईटी भिलाई का भवन बनकर तैयार है। निर्माण एजेंसी ने प्रबंधन को हैंडओवर कर दिया। पीएम मोदी आईआईटी भिलाई का जल्द ही लोकार्पण करेंगे। 7 अगस्त को भिलाई आ सकते हैं प्रधानमंत्री। युद्ध स्तर पर प्रबंधन तैयारी में जुटा हुआ है। कुटेला भाटा में 186 हेक्टेयर में तैयार हुआ है पहले चरण का भवन, और भवन निर्माण पर खर्च हुए 758 करोड़ रुपए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द लौटते हैं।